Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good Good afternoon, afternoon, sir. sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Okay, चलो गुड आफ्टरनून सर। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आज स्टार्ट करना है। लिंक सही डाला है ना मैंने ग्रुप के अंदर? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। करंट इलेक्ट्रिसिटी तो वैसे तो एकदम ये कैपेसिटर जैसा ही चैप्टर है। काफ़ी सारी चीज़ें आपको रिपीटेटिव लगेंगी, पर मैं सारी चीज़ें बताऊंगा एक एक बार। ठीक है ना? चलो, सबसे पहले अगर बोला जाए करंट किसे कहते हैं हम, तो इसकी जनरल डेफिनेशन सबको पता होती है। करंट बेसिकली क्या हो जाता है? फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करंट। ठीक है ना? फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करंट। अगर मैं एवरेज करंट डिफाइन करूं, मान लो कि हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन है इस तरह से, और इससे कोई चार्ज क्यू फ्लो हो जाता है। हम कह देते हैं क्यू चार्ज फ्लोज थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन टाइम टी। तो जो एवरेज करंट डिफाइन किया जाता है आई एवरेज, वो सिंपली हो जाता है चार्ज फ्लो बाय टाइम। ठीक है ना? यानी कि सिंपली क्यू बाय टी। तो आप यूनिट भी देख सकते हो। यूनिट इसकी आ जाती है कूलम पर सेकंड, या इसी को हम कहते हैं एम्पियर ए। क्लियर है? तो किसी क्रॉस Yes. सेक्शन से अगर फ्लो होने वाला चार्ज आपको पता है और कितने टाइम में वो चार्ज फ्लो हुआ है ये पता है, तो आप क्या बता सकते हो? उस क्रॉस सेक्शन से एवरेज करंट बता सकते हो। इसी तरह से हम डिफाइन करते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। तो मान लो किसी क्रॉस सेक्शन से कंटिन्यूसली चार्ज फ्लो कर रहा है, तो किसी एक इंस्टेंट पर जो चार्ज की रेट ऑफ फ्लो है, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसे हम कह देते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। मैं कह सकता हूं आई इंस्टेंटेनियस, ये हो जाएगा सिंपली डी क्यू बाई डी टी। क्लियर है? ये डी क्यू बाई डी टी और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप ऑफ क्यू टी कर्व। अगर आपको किसी क्रॉस सेक्शन से फ्लो होने वाले चार्ज का ग्राफ दिया जाए टाइम के साथ, तो उसका स्लोप जो है वो किसी टाइम पर आपको क्या बता देगा? उस क्रॉस सेक्शन से जाने वाला इंस्टेंटेनियस करंट बता देगा। सिंपल। सिमिलरली टोटल चार्ज फ्लो अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मैं डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी लिख सकता हूं। तो मान लो t इज इक्वल टू टी वन पर जो चार्ज फ्लो कर चुका था वो q1 था, t इज इक्वल टू टी टू पर चार्ज फ्लो कर चुका था वो q2 था। तो डेल्टा q यानी नेट चार्ज जो फ्लो हुआ, उसे मैं इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी फ्रॉम t1 टू t2 से भी बता सकता हूँ। किसी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो हो गया, ये हम इस फॉर्मूले से बता सकते हैं। और ये बेसिकली क्या है? एरिया अंडर करेंट टाइम ग्राफ। यानी कि अगर करंट और टाइम का ग्राफ दिया जाए,
कुछ इस तरह से। तो जो एरिया निकालोगे आप T1 से T2 तक, वो आपको बता देगा कि नेट चार्ज फ्लो कितना हुआ है। कॉपी कर लो सभी लोग। अच्छा, कैसी क्वांटिटी है? क्या करंट के पास मैग्नीट्यूड होता है? हाँ। क्या इसके पास डायरेक्शन होती है? हाँ। तो Yes. करंट हैज मैग्नीट्यूड लेकिन as well as direction, as well as direction। पर क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? बट इट इज ट्रीटेड एज अ स्केलर। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो अगर ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता तो इसे वेक्टर तो नहीं कह सकते, तो फिर हम स्केलर की तरह ही इसे ट्रीट करते हैं। क्लियर? चलो यस एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मान लो दिया गया है द चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन is given as Q is equal to 2t plus 3t square coulomb, where t is time। तो आपको बताना है फाइंड, पहली चीज करंट फ्रॉम t is equal to 0 to t is equal to 2 सेकेंड। दूसरा आपको बताना है करंट at t is equal to 0 and t is equal to 2 सेकेंड। तो काइनेमेटिक्स टाइप का क्वेश्चन है ये, जो हमने वहां पे सीखा था कैलकुलस, उस तरह का सिंपल सा, बस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के ऊपर। कर लो जल्दी से। हो गया हो गया। चलो देखते हैं। Done. तो Q आपको दिया गया है 2t प्लस 3t स्क्वायर। सबसे पहले तो क्लियर होना चाहिए ए पार्ट में कौन सा करंट पूछा गया है, एवरेज या फिर इंस्टेंटेनियस। तो आप देखोगे तो यहाँ पे एक इंटरवल डिफाइंड है 0 से लेकर 2 सेकेंड। तो इंटरवल में एवरेज निकालना होगा आपको। तो आई एवरेज ये सिंपली हो जाएगा कितना चार्ज फ्लो किया अपॉन कितना टाइम लगा। तो देखो चार्ज t इज इक्वल टू 0 तक कितना फ्लो कर चुका था, तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर यानी कि 0। तो t 0 तक कोई चार्ज फ्लो नहीं किया था, और 2 सेकेंड तक 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर यानी कि 16 कूलम चार्ज फ्लो कर चुका है कि नहीं। तो आप आई एवरेज बता सकते हो, टोटल चार्ज फ्लोन 16 कूलम और टाइम लगा है 2 सेकेंड, यानी कि 8 एम्पियर हमारा आंसर आ गया। ये एवरेज करंट है फ्रॉम 0 टू 2 सेकेंड। किसी को कोई डाउट ए पार्ट में? नो बी पार्ट में इंस्टेंटेनियस करंट चाहिए। इंस्टेंटेनियस करंट सिंपली हो जाता है d बाई डी टी ऑफ क्यू, यानी d बाई डी टी
ऑफ चार्ज हमें दिया है 2t प्लस 3t स्क्वायर। इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 प्लस 6t, है कि नहीं? तो करंट में लिख दूंगा एट 0, पुट कर दो वैल्यू 2 प्लस 6 इंटू 0 यानी कि 2 एम्पियर। सिमिलरली करंट एट 2 सेकेंड 2 प्लस 6 इंटू 2 यानी कि 14 एम्पियर। तो सिंपल डिफरेंशिएशन के ऊपर क्वेश्चन था, एक कराना जरूरी था इसलिए मैंने करा दिया है। बस आपको क्या याद रखना है कि एवरेज हम कैसे निकालते हैं और इंस्टेंटेनियस हम कैसे निकालते हैं। किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? नो No, sir. ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको दिया गया है करंट वर्सेस टाइम का कर्व। ए पार्ट में आपको बताना है करंट फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। बी पार्ट में हमें बताना है करंट फ्रॉम t इज इक्वल टू 5 टू t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। सी पार्ट में आपको बताना है करंट फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। डी पार्ट में बताना है करंट एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है ना। उसके बाद 2.5 सेकेंड और उसके बाद 4 सेकेंड। ट्राई करो। सर, क्यों नीचे क्या है? 5 और 6 के बीच में। बेटा वही फाइंड करना है, क्वेश्चन यही है। ओके हो गया सर। सर आपका माइक म्यूट है। आ गया क्या सबका? यस सर। यस सर। Yes. हेत आया तुम्हारा? यस सर। अच्छा, तो देखो सबसे पहले ए पार्ट, पहले मैं ये नीचे वाला पॉइंट निकाल लेता हूँ जो कि काम आएगा हमारे।
तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है तो टेन थीटा लिख सकता हूं मैं। ऊपर वाले से आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय नीचे बेस 2, यहाँ पे इसको मैं मान लेता हूँ कुछ y, तो y अपॉन बेस 1, यानी y आपको मिल गया 5, तो ये -5 कूलम है। क्लियर हुआ? अब ये पार्ट देख लो, करंट चाहिए t 0 से लेके t = 5 तक, है ना? तो आप देख सकते हो I एवरेज निकालना है मुझे, है कि नहीं? तो बताओ t = 0 से t = 5 तक कितना चार्ज फ्लो किया? t 0 पे चार्ज था 0, 10 kilo. t 5 पे चार्ज कितना है? 0, जी तो टोटल चार्ज फ्लो कितना किया? जी 0। कौन टाइम लगा? 0. 5 सेकेंड। करंट का आंसर क्या आया? 0। कुछ लोग एरिया निकालने बैठ गए होंगे, पर एरिया IT ग्राफ का निकालना है, करंट टाइम ग्राफ का, ना कि चार्ज सर टाइम ग्राफ का एरिया। ठीक है ना, गलती मत करना। सर हाँ, सर हम t = 0 से 2 के लिए करंट निकाल लें और 3 to 5 के लिए निकाल लेंगे, फिर उसका एवरेज भी ले सकते हैं। किसका? सर समझ आ गया सर। वो नेगेटिव लेना पड़ेगा पर आपको, ठीक है, 0 ही आएगा वो टोटल। चलो, बी पार्ट में बोला है t = 5 से 6, तो 5 पे चार्ज था कितना? 0, और 6 पे चार्ज है कितना? -5। माइनस तो टोटल चार्ज फ्लो किया -5, टाइम लगा 1 सेकेंड, इन्हें आंसर में क्या बोलूंगा? -5 एम्पियर। यहाँ माइनस साइन क्या शो कर रहा है? माइनस साइन शो कर रहा है कि जो डायरेक्शन आपने पॉजिटिव मानी है, चार्ज उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो किया है। सी पार्ट में 0 से लेके 6 तक पूछा गया है, तो आई एवरेज t 0 पे चार्ज है 0, 6 पे है -5, यानी -5 अपॉन टाइम लगा 6 सेकेंड का, तो -5/6 एम्पियर। कोई दिक्कत? मैं फिर नो बोल रहा हूं, इस ग्राफ का एरिया नहीं निकालना था, चार्ज देखना है सिर्फ। क्लियर है? यस Yes, sir. अगले पार्ट में 1 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस करंट चाहिए, यानी स्लोप चाहिए। तो 1 सेकेंड कुछ यहां लाई करेगा तो आपको इस लाइन का स्लोप चाहिए, है कि नहीं? स्लोप आप निकाल सकते हो tan अल्फा से, है कि नहीं? तो वो हो गया 10/2, यानी कि 5 एम्पियर। तो 1 सेकेंड पे करंट है 5 एम्पियर। कोई दिक्कत? 2.5 सेकेंड पे पूछा जाए इंस्टेंटेनियस करंट, यानी 2.5 सेकेंड पे स्लोप निकालना है आपको। 2.5 सेकेंड पे स्लोप में देख सकता हूं कितना है? 0। जीरो इसमें अगर इन क्वेश्चंस में किसी को भी दिक्कत हो रही है तो आपका 11 थोड़ा वीक है। 4 सेकेंड देखा जाए, 4 सेकेंड कुछ यहाँ लाई करेगा तो मुझे उसका स्लोप चाहिए ये स्लोप ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा। तो करंट अगर मैं निकालूं तो tan थीटा फिर से 10/2, 2. यानी कि -5 एम्पियर आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। क्लियर हुआ? यस सर हाँ, चलो t = 2.5 पे 0 कैसे आया सर, वापस बता सकते हैं? बेटा स्लोप क्या है लाइन का? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन स्लोप है, स्लोप है ही नहीं ना। 0 है ना। तो यस सर। QT ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है? करंट, इसलिए करंट भी क्या है? 0। अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर। एवरेज में हमेशा फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज अपॉन टाइम, और इंस्टेंटेनियस में स्लोप। बहुत बेसिक क्वेश्चंस, कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन है। चलो अगला है करंट थ्रू अ क्रॉस सेक्शन। A cross section is given as I is equal to, मान लो हमें दिया गया है t + 4, ठीक है ना, एम्पियर। तो आपको बताना है फाइंड, पहला पार्ट करंट
at t is equal to 2 सेकेंड, t is equal to 0। बी पार्ट में आपको बताना है चार्ज फ्लो फ्रॉम t is equal to 0 to t is equal to 2 सेकेंड। ट्राई करो। हो गया। हो गया सर। तो 2 सेकेंड पे चाहिए तो फंक्शन के अंदर t को क्या पुट कर दूं, 2, तो 2 + 4 यानी कि 6 एम्पियर। करंट आपको चाहिए 0 पे, तो 2 की जगह 0 पुट कर दो, मतलब t की जगह 0 पुट कर दो, यानी कि 4 एम्पियर। बी पार्ट, चार्ज फ्लो चाहिए आपको डेल्टा क्यू, वो हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी फ्रॉम t1 टू t2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ t + 4 इंटू डी टी फ्रॉम t0 टू 2। ये मिलेगा t² / 2 + 4t फ्रॉम 0 टू 2, है ना। ये हमें मिल जाएगा कितना, 2 + 8 यानी कि 10 एम्पियर। क्लियर, सॉरी 10 कूलम। कूलम। चार्ज फ्लो पूछा है, कूलम आएगा हमारा। क्लियर है? यस। Yes. वैसे तो क्लास 12th के बच्चे से ये सारे क्वेश्चन अंडरस्टूड होते हैं, ठीक है ना, तो नहीं भी कराते तो भी चल जाता है, पर मैं पूरा हर क्वेश्चन कराना चाह रहा हूँ हर टाइप का। फिर भी आपको डाउट आ रहा है तो हेजिटेट मत करना, ऑल्दो सिंपल लग रहा है सबको, पर आपको डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। बढ़िया। इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन। ये आपको दिया गया, सबसे पहले आपको बताना है करंट एट t is equal to 3,7 सेकेंड, 3 सेकेंड पे और 7 सेकेंड पे क्या करंट है। बी आपको बताना है चार्ज फ्लो फ्रॉम t is equal to 0 to t is equal to 8 सेकेंड। हो गया सर। चलो सबसे पहले तो ये नीचे वाला पॉइंट निकाल लेते हैं। ये थीटा है तो ये भी हमारा थीटा है, tan थीटा।
ये मैं कह सकता हूँ 10/5, इसको मैं बोल देता हूँ y, ये होना चाहिए y बाय 8 - 5, ये 3, तो यहाँ से y आपको मिल गया 6, यानी नीचे है ये -6, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब ए पार्ट में पूछा गया है करंट एट t = 3 सेकेंड, 3 सेकेंड कुछ यहाँ लाई करेगा, तो 3 सेकेंड पे करंट की कुछ यहाँ वैल्यू आएगी, कुछ tan थीटा फिर से लिख देते हैं, tan थीटा जो कि हमें पता है कितना है 2, -2 है ना, ये इक्वल हो जाना चाहिए परपेंडिकुलर, यानी ये डिस्टेंस अगर i है बाय बेस, ये कितना हो गया 2, तो यहां से i की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी 4 एम्पियर। समझ आया? यस कुछ लोग माइनस में आंसर दे रहे हैं, सर 3 नहीं होगा, आप स्लोप निकाल रहे हो, है ना? सर I/2 क्या लिखा था? I/3 नहीं होगा इस ट्राइंगल से, हाँ सर। तो tan थीटा क्या होगा, ये करंट अगर I मान लिया तो I बाय बेस कितना है 2, और 10/5 ये है 2। यस ये करंट का ग्राफ है, यहाँ स्लोप नहीं निकालना है, करंट का ग्राफ है, 3 पे करंट कितना होगा ये पूछा है, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना, बचपन में सीखा है ये सब तो। यस यस सिमिलरली ये है एट 3 सेकेंड, सिमिलरली मैं अगर पूछूं 7 सेकेंड पे, तो tan थीटा तो 2 ही है, सेम ही एंगल रहने वाला है, 7 सेकेंड यहाँ आएगा कुछ, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ नीचे कुछ करंट आना चाहिए, तो वो मैं -I2 बोल देता हूँ, तो मैं कह दूंगा -I2, ठीक है ना, अपॉन ये डिस्टेंस कितना है 2 5 से 7 का, तो I2 की वैल्यू मिल गई आपको वापस बता सकते हैं? -4 एम्पियर। क्या हो गया सर डिस्टेंस क्या लिया, बाय 2 होता है, डिस्टेंस कौन सा था? बेटा? ये तो मुझे लग रहा है मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ इसलिए लोग ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। ये करंट है, ये 3 पे, 0 पे वैल्यू I की है 10, तो 3 पे वैल्यू कितनी होगी बता सकते हो क्या? 4 कैसे? सर 5 - 3, अच्छा ओके सर। ये 10th क्लास के क्वेश्चन है, ठीक है ना, बस करंट लिख दिया है, y x का ग्राफ ही तो है। बी पार्ट में पूछा गया है चार्ज फ्लो, 0 से 8 तक चार्ज फ्लो, IT कर्व का एरिया आपको देता है क्या चार्ज, तो ये टोटल एरिया चाहिए, है कि नहीं, 0 से लेके 8 तक, तो चार्ज हो जाएगा, ऊपर का एरिया क्या हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, नीचे के एरिया को सब्ट्रैक्ट करूंगा कि नहीं, वो नेगेटिव है क्यों, तो हाफ इंटू बेस 8 - 5 3, और हाइट हम निकाल चुके हैं 6, ये आ गया 25 - 9 यानी कि 16 कूलम, तो नेट चार्ज 16 फ्लो किया होगा। 0 से 5 तक पॉजिटिव चार्ज फ्लो किया है, और 5 से 8 तक नेगेटिव चार्ज फ्लो किया है। कोई समस्या किसी को? नो क्लास 12th का जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसके ये क्वेश्चन है ही नहीं, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और शायद मेंस में आ सकते हैं, वो भी बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि सिर्फ हम कैलकुलस यूज कर रहे थे अभी तक। क्लियर है? यस यस सर। चलिए अब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, तो मान लो कि हमारे पास एक चार्ज फिक्स्ड है यहां पर, जिसकी वैल्यू है E, और एक इलेक्ट्रॉन है जो कि घूम रहा है किसी स्पीड v से, तो एन इलेक्ट्रॉन मास m चार्ज E, ठीक है ना, ये प्लस ही है, revolves around a proton, revolves around a proton
with speed v. Find current in the orbit of electron. इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट में कितना करंट होगा ये आपको बताना है. बीच में प्रोटॉन है, मैंने उसे प्लस ही लिख दिया. The QV upon 2 pi r in clockwise direction. ओके. Yes, sir. QV upon 2 pi r. ओके. तो चलो देखो कैसे करेंगे. सबसे पहले आपको ये पता है कि करंट होता है चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम यानी Q बाई टी. तो कोई भी एक क्रॉस सेक्शन अगर मैं ले लूं जैसे कि ये, तो उसको क्रॉस करके दोबारा क्रॉस करने में इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा. तो पहले तो मान लेते हैं कि रेडियस है कुछ r, है कि नहीं. तो आप क्या कह सकते हो सबसे पहले, तो फॉर द इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा कि नहीं. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Yes, sir. ये कूलम्ब फोर्स से बैलेंस हो रहा होगा. यस सर. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया mv² बाय r और ये इक्वल होना चाहिए k q1 q2 बाय r². समझ आ रहा है. यस यस. अब बस सीधी सी बात यह है कि इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो करंट हो जाएगा. इस क्रॉस सेक्शन को देखो, इससे ई चार्ज फ्लो किया और ई चार्ज को फ्लो करने में कितना टाइम लगा, एक रेवोल्यूशन का टाइम, जो कि Yes. क्या हो जाता है 2 पाई r बाय v. तो करंट को आप सिंपली क्या कह सकते हो, E अपॉन 2 पाई, रेडियस की वैल्यू में यहां से लिख सकता हूं सर के KE ई स्क्वायर बाय एम ए बाय वी mv स्क्वायर, है ना, और इनटू वी एक और. इनटू v. तो करंट यहां से आपको मिल जाएगा, क्या मिल गया हमें, m v क्यूब बाय 2 पाई के ई. कोई समस्या. तो मुझे बस ये बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन v स्पीड से घूम रहा है, तो मुझे क्या करना था, इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन का सिर्फ टाइम पीरियड निकालना था किसी भी क्रॉस सेक्शन में घूमने का. तो चार्ज कितना फ्लो किया अपॉन टाइम पीरियड, इससे हमें क्या मिल गया, करंट. कोई समस्या किसी को. नो. No. चलो अगला क्वेश्चन है जिसमें एक नॉन कंडक्टिंग रिंग है रेडियस r की, वो एक ऐसी एक्सिस के अबाउट घूम रही है जो कि उसकी सेंटर से पास कर रहा है और प्लेन से परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से. तो आपको बताना है करंट इन द रिंग कितना होगा. ठीक है, ऐसी एक्सिस है, इसके अबाउट घूम रहा है वो और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ये मैं दे देता हूं. चार्ज मान लो दिया हुआ है लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ.
सर 0 है। 0 हाँ सर और नॉन कोई? कंडक्टिंग रिंग है ना, तो हाँ चार्ज नॉन कंडक्टिंग रिंग है। फ्लो नहीं कर सकता ना। और कोई? क्या सबका 0 आ रहा है? सर 1 मिनट। सर 1 मिनट। हाँ आराम से करो। सर लैम्डा और ओमेगा नॉट। लैम्डा आर ओमेगा नॉट। ओके। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये रिंग रुकी रहती और मैं यहाँ एक क्रॉस सेक्शन कंसीडर कर लेता, तो क्या इस क्रॉस सेक्शन को कोई चार्ज क्रॉस करके जा रहा होता? नो। नो नहीं। नो सर। लेकिन अब ये रिंग अगर घूमने लग गई तो क्या चार्ज इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके जा रहा होगा? यस। यस। बात समझ आ रही? अच्छा, तो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। सर हाँ तो करंट इन द रिंग पूछा है ना, तो क्रॉस सेक्शन एरिया रिंग पे है ना, तो क्या वो कह भी रहे तो हो उतनी भाई? ही करंट इन द रिंग बोला है, तो हम क्रॉस सेक्शन एरिया अगर रिंग के किसी एक पॉइंट पे मार्क कर रहे हैं तो वो पॉइंट भी हाँ तो उतने ही वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा ना, तो अच्छा उसके जी, रिस्पेक्ट में फिर करंट तो नहीं फ्लो करेगा ना। किसके रिस्पेक्ट में? सर कोई भी एक पॉइंट ले लें हम रिंग पे, तो हाँ उसके रिस्पेक्ट में चार्ज तो फिर स्टेशनरी हो जाएगा ना, तो जब नॉन रिंग के लिए कंडक्टिंग। पूछा गया है, यानी कि रीजन में पूछा जा रहा है, बात समझ रहे हो? एक बात बताओ, अगर हवा में चार्ज चलने लग जाए तो क्या हवा में करंट होता है? सर अगर नहीं समझ। इलेक्ट्रॉन हवा में फ्लो कर रहा है तो क्या आप बोलोगे कि हवा में करंट है? यस सर, कोई एक फिक्स यस सर। क्रॉस बोलेंगे ना? सेक्शन एरिया। हाँ सर। यस। तो उसी तरह से हम यहाँ पे भी कह देते हैं कि ये जो रिंग है वो बेसिकली चार्जेस से मिलके ही तो बनी है, और रिंग को अगर आप रोटेट करने लग जाओगे तो उसके अंदर करंट आ जाता है, उसको करंट बोला जाएगा, करंट इनसाइड द रिंग। ये गलत नहीं है, चिंता मत करो, आगे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे हम, तब भी आपको पता चलेगा कि अगर आप इस रिंग को रोटेट करते हो तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। उसका कारण यही है कि इसके अंदर करंट है, हम ऐसा कह देते हैं। सर तो फिर हम ऐसा नहीं बोलेंगे उस पॉइंट पे चार्ज फ्लो कर रहे हैं। तो वो ले लो, चलो मैं कुछ और लिख देता हूँ लैंग्वेज में, क्या लिखूं बताओ? चलो वो जो पॉइंट हुआ स्पेस का उस उधर से चार्ज फ्लो कर रहा होगा ना। क्या लिखूं? फाइंड द करंट इन द पॉइंट ऑन द पॉइंट इन द स्पेस। सर सर बताइए। करंट इन द वायर के लिए भी तो हम निकाल ही देते हैं। यही होता है बेटा, क्वेश्चन तो यही होता है, यही लैंग्वेज होती है। ठीक ओके है, सर। किसी ऑब्जेक्ट पे अगर चार्ज है और वो ऑब्जेक्ट घूमने लग जाए तो हम कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट में करंट है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर का जो चार्ज है वो मूव कर रहा है। बात समझ आई? हाँ सर। चलो, आपका डाउट गलत नहीं था, सही था, लैंग्वेज में आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। तो उनका मतलब यही है कहने का कि इफेक्टिवली कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अगर मैं निकालूं तो वो 2 पाई/ओमेगा नॉट आ जाएगा, है कि यस। नहीं? यस यस सर। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन अगर पूछी जाए तो फ्रीक्वेंसी आप 1/टाइम पीरियड यानी ओमेगा0/2 पाई भी कह सकते हो। यस। तो अब यस इस सर। टाइम पीरियड में कितना चार्ज फ्लो कर गया किसी क्रॉस सेक्शन को, तो मैं सिंपली क्या बोल दूंगा? बोलो। क्यू लैम्डा इंटू 2 पाई आर। बिल्कुल, करंट में सिंपली कह दूंगा Q/T। टोटल चार्ज जो फ्लो किया वो है लैम्डा इंटू 2 पाई आर, अपॉन टाइम जो लगा है वो लगा है 2 पाई/ओमेगा नॉट, यानी करंट आ जाएगा लैम्डा आर ओमेगा नॉट।
तो करंट के लिए कुछ लोग ये फॉर्मूला भी याद रख लेते हैं, I इज बेसिकली चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी। कोई चार्ज कितनी फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है उससे डायरेक्टली आप क्या बता सकते हो, करंट बता सकते हो। बात समझ आई? यस। कोई डाउट किसी को? सर हाँ सर एक क्वेश्चन ऐसे नहीं कर सकते थे लास्ट क्वेश्चन की हेल्प से? लास्ट क्वेश्चन में आया था तो सर इसमें उसकी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है, तो वेलोसिटी उसकी बेटा उसमें सेंटर पे एक चार्ज था जिसके कूलम्ब अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन घूम रहा था। यहाँ इलेक्ट्रॉन मेटल के ऊपर बैठा हुआ है और पूरा मेटल घूम रहा है, तो यहाँ पे के की कोई टर्म नहीं आएगी, जबकि इसके आंसर में के की टर्म आएगी। समझ आ रहा है? हाँ सर। सर चार्ज ये इनटू फ्रीक्वेंसी, हाँ चार्ज इनटू, चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी कब एप्लीकेबल है, मतलब कब लगाते हैं? हमेशा एप्लीकेबल है। अगर कहीं भी किसी भी मीडियम में चार्ज मूव कर रहा है और वो एक तरह से ऑसिलेटरी मोशन टाइप कर रहा है या रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो भी होगी उससे अगर आप उस चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको टोटल करंट उस रीजन में मिल जाएगा। क्लियर? यस। यस। यस सर हाँ सर सेम क्वेश्चन कंडक्टिंग वायर के साथ होता था। कंडक्टिंग वायर के साथ होता तो कैसे अब करते उसमें सर? कुछ फर्क पड़ जाता, क्योंकि अब वो हम ज्यादा दिक्कत में चले जाएंगे। बेसिकली अगर एक कंडक्टिंग वायर आता तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आ जाता, जिससे वो इसे अपोज करने लग जाता इसके फ्लो को, ठीक है ना। तो नॉन कंडक्टिंग देने का मतलब यही होता है कि चार्ज जो है एक तरह से फिक्स माना जाए सरफेस के ऊपर। ओके सर। तो आगे की चीजें ओके चलो, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो कि सारे के सारे एक ही चीज के ऊपर बेस थे कि चार्ज फ्लो अपॉन टाइम से आप क्या निकालते हो, करंट। अब कई बार कुछ टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, जैसे मैं बोलूंगा रूट मीन स्क्वायर करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट। आपने रूट मीन स्क्वायर स्पीड जरूर सुना होगा, आरएमएस स्पीड, है ना, जो सुना होगा आपने थर्मोडायनेमिक्स में। यहाँ आता है रूट मीन स्क्वायर करंट। इसका मेजर एप्लीकेशन तो ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के अंदर आएगा, जो कि 12th का ऑलमोस्ट लास्ट चैप्टर होता है, ठीक है ना। लेकिन उसे निकालने का तरीका क्या होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो बड़ी सिंपल सी चीज है, IRMS, आपको जो भी करंट दिया हो उल्टा पढ़ना शुरू किया करो। रूट मीन स्क्वायर करंट, उल्टा पढ़ें तो करंट का स्क्वायर का मीन यानी कि एवरेज का रूट, ये जो हम फाइंड करते हैं इसे आप कहते हो रूट मीन स्क्वायर करंट। कोई दिक्कत है इसमें? नाम है लिखने का। उसी तरह से कोई बोले मीन स्क्वायर करंट क्या होगा, मीन स्क्वायर करंट, तो मीन स्क्वायर करंट IMS, ये क्या हो जाएगा, करंट का स्क्वायर और उसका मीन। ये सिंबल यूज किया जाता है मीन के लिए, जिसका मतलब होता है एवरेज। समझ आया? अब मान लो, ये याद रखना कि अगर y कोई फंक्शन है x का, तो एवरेज ऑफ y, ये आपको अगर कैलकुलेट करना है तो इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ f dx बाय इंटीग्रेशन ऑफ dx। इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स। तो ये नोट वाली चीज है जो मैथ से आई है, हमें यहाँ पे उसकी एप्लीकेशन देखनी है। इस तरह से हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी शायद किसी को।
और एक बार आपने मीन निकाल लिया तो उसका बस रूट लेना है और कुछ नहीं करना है। मैं एग्जांपल दे देता हूं एक, ठीक है ना। मान लो कि आई मुझे दिया गया है आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट जहां कोई कांस्टेंट है, और मुझसे पूछा जाए फाइंड आई आर एम एस, तो मैं सबसे पहले तो क्या करूंगा, फंक्शन लिख लूंगा। आई आर एम एस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, सॉरी हाँ, अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर का मीन। तो आई स्क्वायर ये मुझे मिल गया सिंपली आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और मीन ऑफ आई स्क्वायर ये मुझे मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाय इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी डी टी बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। क्लियर है कि नहीं? उसे यहां पुट कर देंगे आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। क्लियर है कि नहीं? इस तरह से आप क्या लिख सकते हो, आई आर एम एस की वैल्यू लिख सकते हो। अब मान लो दे दिया जाए फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, तो फाइंड आउट कर सकते हैं हम लिमिट पुट करके। यस 0 से 2 पाई बाय ओमेगा। चलो प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन कर लो, ज्यादा मैं यहाँ पे नहीं करा रहा क्वेश्चंस, मेथड आपको शायद समझ आ गया होगा, बस यही एक्सप्रेशन लिखना होता है, बाकी ऑल्टरनेटिंग करंट में इसके क्वेश्चंस आएंगे। बताओ क्या आंसर आएगा। सर होगी सर। हाँ भाई, सर रूट आई नॉट स्क्वायर 2 पाई बाय ओमेगा, रूट आई नॉट स्क्वायर रूट आई नॉट स्क्वायर बाय ओमेगा। बाय ओमेगा। सर पाई भी है सर, रूट पाई ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा। एक बार चेक करो। आई रूट 2 सर। सर आई बाय रूट 2 और चलो देख लो, तो इसमें आई नॉट स्क्वायर तो बाहर आ गया होगा, और नीचे का इंटीग्रेशन सिंपली 2 पाई बाय ओमेगा आ जाएगा,
अंदर बचेगा इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई बाय ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ठीक है, तो यहाँ ओमेगा आई नॉट स्क्वायर बाई 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ, इसको क्या लिख देंगे हम, 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2 डी टी 0 से 2 पाई बाय ओमेगा। क्लास 11 चल रही है, किसी को अगर डाउट हो रहा है तो। इंटीग्रेशन है ओमेगा आई नॉट स्क्वायर बाई 2 पाई, यहाँ इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा t बाई 2 माइनस cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा बाय 2 to 4 ओमेगा, फ्रॉम 0 to 2 पाई बाय ओमेगा, है कि नहीं। यहाँ से मिल गया ओमेगा आई नॉट स्क्वायर बाय 2 पाई, इस 2 को भी बाहर ले लेता हूँ तो 4 हो गया, अंदर मिल जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा -0 माइनस 0, 2 पाई से ये कट जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, आपको फाइनली मिल जाएगा ये आई नॉट स्क्वायर बाई 2, है कि नहीं। यस। तो यहाँ पुट करेंगे तो आई आर एम एस ये हो जाएगा इसका अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर बाई 2, यानी कि आई नॉट बाय रूट 2। ये ऑल्टरनेटिंग करंट में भी रिजल्ट आएगा, ये हमें मिल गया। तो इंटीग्रेशन है, खास कुछ नहीं। मैं कोई भी फंक्शन दे सकता हूँ, मैंने यहाँ पे साइन का फंक्शन ले लिया है, कोई आपको लीनियर फंक्शन दे तो आपको इंटीग्रेशन करना बस आना चाहिए, आगे रूट ले लेंगे। किसी को कोई डाउट इसके अंदर? खुल के बोलो डाउट है तो। चलो नहीं है, बढ़िया बात। आगे बढ़ते हैं हम, जो कि है करंट इन कंडक्टर्स। अब यहां से थोड़ी जरूरी चीजें शुरू होती हैं। ये सब बहुत बेसिक था, इससे पहले वाला सबको आ जाना चाहिए क्लियर। कंडक्टर में करंट किस तरह से फ्लो करेगा। तो मान लो कि आपके पास एक कंडक्टर है इस तरह से, और नॉर्मल सिचुएशन में कंडक्टर रखा हुआ है, ठीक है, एट नॉर्मल टेम्परेचर। तो क्या इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेस्ट पर होंगे? नो सर। बिल्कुल नहीं। नो सर। अंदर नॉर्मल कंडीशंस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं पूरी वॉल्यूम के अंदर, ठीक है ना। अंडर नॉर्मल कंडीशंस इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली at high speed in all possible directions, in all possible direction। और स्पीड का जो ऑर्डर आता है ना वो नियरली 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड आता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इलेक्ट्रॉन कितनी तेज मूव कर रहे हैं, है कि नहीं। तो दे अंडरगो कंटिन्यूअस कोलिजन्स, उनके लगातार क्या हो रहा होता है, कोलिजन हो रहा होता है, जिसकी वजह से उनकी डायरेक्शन लगातार बदलती रहती है। तो इस सिचुएशन में अगर एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोली जाए, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको हम क्या है, 0 मान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इतनी तेज मूव कर रहे हैं, उनके इतने ज्यादा कोलिजन हो रहे हैं कि इफेक्टिवली अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉन चल ही नहीं पा रहा, आपको जहां देखा था वहीं की वहीं दिख रहा होता है। तो आप कह देते हो कि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से मूव ही नहीं किया है, उसे आप रेस्ट पे क्या कर सकते हो, अज्यूम कर सकते हो। बात समझ आई कि नहीं। सो एट नॉर्मल टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स आर अज्यूम्ड to be at rest inside the conductor। हमने अज्यूम किया है, एक्चुअली
वो काफी तेज तेज घूम रहे हैं। तो ये आपका अजम्पशन है। अब हमने क्या किया, हमने इस कंडक्टर के अक्रॉस एक बैटरी लगा दी। बैटरी के बारे में हम पढ़ चुके हैं कैपेसिटर में। बैटरी क्या प्रोवाइड करती है, पोटेंशियल डिफरेंस, है कि नहीं। तो बैटरी आपने यहाँ पे यूज की है, ऐसी बैटरी को बोला जाता है डीसी बैटरी। ये जो सिंबल हम यूज करते हैं यहाँ पर, ये सिंबल होता है डीसी बैटरी का, और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट। ठीक है ना। तो आपने क्या किया, आपने कंडक्टर के अक्रॉस एक बैटरी लगा दी। अब इलेक्ट्रॉन्स तो क्या थे, शांति से बैठे हुए थे, हमने तो ये अज्यूम कर लिया है। अब पोटेंशियल डिफरेंस आने की वजह से, क्योंकि यहां अगर मैं जीरो मानूं तो यहां पोटेंशियल V आ गया, तो कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ऐसा होने की वजह से आप समझ सकते हो कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी E। यहां मैं मान लेता हूं L है लेंथ ऑफ कंडक्टर, और A हम मान लेते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। एक टर्म और डिफाइन की जाती है जिसे हम कहते हैं स्मॉल n, जो कि होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। क्या ये हर कंडक्टर के लिए सेम होगा? नहीं। जो ज्यादा अच्छा कंडक्टर होगा उसके पास ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, और जो थोड़ा बेकार कंडक्टर होगा उसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम। कोई दिक्कत इसमें? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। वो फोर्स मैं बता सकता हूं सिंपली E इंटू ई, है कि नहीं। और इसकी जो Yes. डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड से। डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होंगे, तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ए, ये सिंपली मैं कह सकता हूं ई बाय एम। कोई दिक्कत नहीं होनी No. चाहिए। यहां एक टर्म डिफाइन की जाती है जिसे हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम सिंबल होता है टाउ। अच्छा, ऐसा सोचो इनके सबके ऊपर जो फोर्स लगा है वो कुछ लेफ्ट की तरफ लगेगा। Yes. सभी रेस्ट पे थे, सबका एक्सेलरेशन सेम है, तो क्या ये आपस में टकराएंगे? नो नो No sir, नहीं टकराएंगे। पर क्या ये एक्चुअल में टकरा रहे होंगे? हाँ सर टकरा रहे हैं। यस सर। हाँ। क्यों? क्योंकि ये तो आप डायग्राम इमेजिन कर रहे हो ये मानते हो कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे हैं, पर हमें पता है कि सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि हर इलेक्ट्रॉन पे लेफ्ट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा जिसकी वैल्यू क्यू ही है, ये बात तो सही है, पर इलेक्ट्रॉन के पास पहले से एक वेलोसिटी है और ये पागलों की तरह रैंडमली मूव भी कर रहे हैं। तो माना कि इस डायरेक्शन में इनके पास कॉमन एक्सीलरेशन है, पर इनके पास रैंडम डायरेक्शन में और भी वेलोसिटीज तो हैं, तो उन वेलोसिटीज की वजह से ये ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन में तो नहीं मूव कर रहे हैं, तो ये टकरा तो रहे ही होंगे। तो उस लॉजिक से ये क्या करते हैं, टकराते भी हैं। तो रिलैक्सेशन टाइम को डिफाइन किया जाता है द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव collision of an electron। बात समझ आई कि नहीं?
तो कोई भी इलेक्ट्रॉन एक बार टकराया, उसके बाद दोबारा टकराने में उसे कितना टाइम लगेगा, उसको आप बोलते हो रिलैक्सेशन टाइम। ये ऑब्वियसली क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। एक ही टेम्परेचर पर अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रिलैक्सेशन टाइम होता है। और आप जानते हो कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, इंक्रीज सर करेगा। घट जाएगी। डिक्रीजेस। डिक्रीज हो गया। भाई ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे, ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के पास, वो तेज तेज चलेंगे तो जल्दी जल्दी टकराएंगे, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, घट जाएगा, है कि नहीं। सिमिलरली हम डिफाइन करते हैं एक और टर्म जिसे कहा जाता है मीन फ्री पाथ, जिसे हम लैम्डा से डिनोट कर देते हैं। मीन फ्री पाथ हो जाता है द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। दो सक्सेसिव कोलिजन होने के बीच में जितना डिस्टेंस कवर किया आपके इलेक्ट्रॉन ने, उसे आप कहते हो मीन फ्री पाथ। ऑब्वियसली ये भी किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे। Yes. और टेम्परेचर के साथ क्या होगा, डिक्रीज हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डिक्रीजेस विद टेम्परेचर। टेम्परेचर। तो क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन तो भाई क्या हो रहे हैं, एक्सेलरेट हो रहे हैं, ये जीरो से एक्सेलरेट होंगे। जैसे ये यहाँ पे कोलिजन हुआ और यहाँ अगला कोलिजन होना है, तो ये है t इज इक्वल टू 0, ये है t इज इक्वल टू टाउ, ये जो डिस्टेंस है इसकी वैल्यू है लैम्डा। यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है 0 और यहाँ हमारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कुछ हो जाती है v, मान लेते हैं, ठीक है ना। तो जो एवरेज वेलोसिटी है जिससे कि इसने लैम्डा डिस्टेंस कवर किया, हमें उसमें इंटरेस्ट है। हालांकि पूरी तरह से पूरे रास्ते में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, एक्सेलरेट हो रहा था, तो वेलोसिटी फिक्स तो है नहीं, तो हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है द एवरेज कॉमन वेलोसिटी of electrons to cover the mean free path. The mean free path। अरे बात समझ आई क्या। ऑल्दो सबके पास अपनी खुद की वेलोसिटी है, पर सबके पास इस कॉमन एक्सेलरेशन की वजह से एक कॉमन वेलोसिटी भी होगी, और उस कॉमन वेलोसिटी को हमने नाम दे दिया है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है ये बहुत छोटी आती है, इट इज वेरी स्मॉल। इसका ऑर्डर सेंटीमीटर पर सेकंड में आता है, समझ रहे हो। जहां खुद की स्पीड 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड है, ये आती है लगभग सेंटीमीटर पर सेकंड में, है कि नहीं। Yes. यस सर। ठीक है ना। अब ये टाइम इंटरवल इतना छोटा होता है कि आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जब डिफाइन करते हो तो vd सिंबल में यूज कर लेता हूं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसे मैं सिंपली क्या कह सकता हूं, vd इज एक्सेलरेशन इनटू टाइम। समझ आया। Yes. क्योंकि वो इंटरवल इतना छोटा है कि आप मान लेते हो कि vd से ही वो क्या किया है, मूव किया है, तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी टाउ के बाद, हम मान लेते हैं पूरा डिस्टेंस उसने उसी से कवर किया। तो एक्सेलरेशन था ई बाय एम इंटू टाउ, ये मिल जाता है हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। जहां आपको याद रखना है ई आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत इसमें किसी को।
सर हाँ, सर वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वेरी स्मॉल माना तो उसके बाद अजम्पशन क्या किया था? अजम्पशन ये किया कि जो ये फॉर्मूला तो कैसे आएगा, v इक्वल टू यू प्लस 80 से आएगा ना, तो ये यस तो सर। फाइनल वेलोसिटी आई ना, पर इसी को हमने क्या मान लिया, एवरेज वेलोसिटी मान लिया है। ओके सर। ऑल्दो इस वेलोसिटी, ये तो वो वेलोसिटी है जो जस्ट बिफोर कोलिजन उसको रीच होगा वो, पर इसी को हम एवरेज वेलोसिटी मान लेते हैं। यस ठीक है, चलो। तो अब अगर यहां से एक चीज देखी जाए, ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ चुकी है, ये आपका कंडक्टर था, और अब इसके अंदर का हर इलेक्ट्रॉन आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करने लगा है, ठीक है ना। तो हर एक के पास एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी है vt, तो ये सभी कॉमन डायरेक्शन से ड्रिफ्ट मतलब घसीटना, घसीटते रहते हैं एक तरफ एक कॉमन वेलोसिटी से, है कि नहीं। चलो, तो अगर यहां पे मैं एक चीज देखूं, कोई भी एक क्रॉस सेक्शन इमेजिन करूं, या डायग्राम को थोड़ा क्लीन बना लेते हैं, ये क्रॉस सेक्शन मुझे इमेजिन करना है, और मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन है E जो जस्ट इस क्रॉस सेक्शन पे है, और ये Vd से आगे बढ़ता है, ठीक है। तो अब अगर आप देखो तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड, ये कितना आ जाएगा भाई? QEE by M और into टफ चीज पूछ ली क्या मैंने? QEE by M into EE by M into 2. कितना डिस्टेंस चलेगा भाई? EE by M Vd into इंटू 1 यानी कि by Vd। तो ये जो डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन चलने वाला है, कितना चलने वाला है? Vd तो चलने वाला है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा, है कि नहीं, 1 सेकेंड के बाद। yes क्या सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है? नहीं, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा है, तो इस इलेक्ट्रॉन का नया क्रॉस सेक्शन ये है, तो इसके बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या वो सभी इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शन को कट कर गए होंगे? yes यस सर। Yes. तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग अ गिवन क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड, हर सेकेंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं n, उसको मैं क्या कह सकता हूं, स्मॉल n। ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम यस इनटू VD into A. वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, वो हो जाएगी A इंटू VD, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है ना। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करके चले गए, समझ आया? यस तो टोटल चार्ज फ्लो पर सेकंड अगर मैं बोलूं, हर सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ है Q, तो उसे आप सिंपली n इंटू ई कह सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर स्मॉल ई है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स n गए हैं, तो टोटल चार्ज क्या गया है? any any पर सेकंड। और इसी को आप क्या बोलते हो? करंट। current चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। यानी I को मैं कह सकता हूं NE। I की वैल्यू आपको यहां से मिलेगी, n पुट कर दो, यह आ जाएगा A VD स्मॉल n E। ये फॉर्मूला है जो हमें याद रखना होता है। करंट थ्रू अ कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A, number of electrons per unit volume n, and drift velocity Vd is AVDNE। बहुत जरूरी फॉर्मूला। यहां से मैं क्या करता हूं, मैं Vd की वैल्यू पुट कर देता हूं, I इज इक्वल टू A। Vd आया था हमारे पास क्या, तो EE by EE M. by M
इंटू टाउ टाउ इंटू एन ई। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इलेक्ट्रिक फील्ड है E, क्या मैं उसे V बाय एल लिख सकता हूं? V जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है अपॉन लेंथ, यही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। यस उसे उठा के यहां रख देते हैं, तो I हमें यहां से मिलेगा, ये हो गया E एन सॉरी ए ई स्क्वायर टाउ बाय एम इंटू एन, इलेक्ट्रिक फील्ड को V बाय एल लिख देता हूं। तो यहां से आप देख सकते हो कि I की वैल्यू ये आपको मिलती है एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम इंटू ए वी बाय एल, या आप कह सकते हो I इज प्रोपोर्शनल टू V। अरे है या नहीं? V Yes. जहां पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये जो चीज यहां लिखी गई है ये क्या है, ओम्स लॉ। तो ये था लॉ जो कि दिया था किसने, ओम ने। ये कहलाता है हमारा ओम्स लॉ। बात समझ आई? यस यहां से अगर मैं लिखूं V इज इक्वल टू M बाय एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाय ए इंटू आई, तो यहां जो कांस्टेंट टर्म आ रही है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये पूरी टर्म ये कहलाती है R, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, कंडक्टर की चीजों पर। बात समझ आई? तो यहां पर हम डिफाइन करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर R, जो कि सिंपली आ जाता है हमारे पास V बाय आई, और इसकी वैल्यू आपको मिलती है M बाय एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाय ए। क्लियर है कि नहीं? अब जरा ध्यान से देखो, M यहां पे है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। तो ये पूरी क्वांटिटी ये फिक्स्ड है किसी कंडक्टर के लिए, है कि नहीं? अगर मैं कंडक्टर फिक्स कर दूं तो ये सब कुछ फिक्स हो जाता है, तो इसी को लिख दिया जाता है रो, और रो को कह दिया जाता है रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ये हो जाता है बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस की जो यूनिट हम कहते हैं वो हम कहते हैं भाई ओम। ओम, और सिंबल होता है ये। जबकि रेजिस्टिविटी के लिए यूनिट जो हम कहते हैं वो हम सिंपली क्या कह देते हैं, ओम मीटर ओम मीटर। ओम मीटर। ठीक है ना, ये यूनिट आ जाती है रेजिस्टिविटी। रो की वैल्यू आपको याद रखनी होती है, रो आता है M बाय एन ई स्क्वायर टाउ, जो कि प्योरली कंडक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये था पूरा डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को हम इस तरह से डिराइव करते हैं। किसी को कोई डाउट इसके अंदर? इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में फिर से बता देता हूं। सबसे पहले जो जरूरी फॉर्मूला है वो है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, हमेशा याद रखना है।
उसके बाद I इज इक्वल टू AVD/NE, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओम्स लॉ सबको याद रहता ही है वैसे, पर फिर भी याद रखना है। और साथ ही साथ R इज रो L/A, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। और एक बहुत ही ज़रूरी चीज़, क्या रेजिस्टेंस वोल्टेज या करंट पे डिपेंड करता है? नहीं नहीं करता। नो सर। रेजिस्टेंस इज independent of voltage and current in conductor। ऑल्दो फॉर्मूले से आपको ऐसा लग सकता है, पर ये वही चीज़ है जैसे कैपेसिटर चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता कैपेसिटेंस, वैसे ही रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करती है वोल्टेज और करंट इन कंडक्टर के ऊपर। अब बोलिए डाउट। सर वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक बार फिर से बता देंगे assumption, वो समझ में नहीं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इट इज द एवरेज वेलोसिटी जिससे कि पार्टिकल रिलैक्सेशन मीन फ्री Cover पाथ the को mean। कवर करता है। तो अब v इज इक्वल टू यू प्लस एटी फॉर्मूला जब हम लगाते हैं तो उसमें v हमें मिलती है फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम इंटरवल टाउ। Yes। तो हमने वही फॉर्मूला लगाया u प्लस एटी, यू को 0 मानते हुए, पर इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान लिया। तो ऑल्दो ये फाइनल वेलोसिटी थी, पर हमने कहा क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम इतना छोटा है कि ये जो फाइनल वेलोसिटी है इसी को आप एवरेज वेलोसिटी मान सकते हो। ओके और बोलो भाई। सर, लेकिन वो टाइम को छोटा किस रिलेटिव में, मतलब किस रिलेशन में बोला? क्या बोला जाए, किस रिलेशन में हो रहा है छोटा? सर मतलब रिलेटिव किस चीज के है वो छोटा? छोटा या बड़ा तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है। ये बात भी आपकी एकदम सही है सर, पर वो रिलेटिव छोटा है इसका मतलब जो हम कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहे हैं, जो उसकी वेलोसिटी हम कंसिडर करेंगे, यहाँ 0 थी और यहाँ जो उसकी वेलोसिटी आ रही है वो 0 के कंपैरिजन में बहुत बड़ा नहीं है। ये जो लेंथ आप लोगे कंडक्टर की, एरिया आप लोगे या करंट आप फ्लो कराओगे, उनके कंपैरिजन में जो टाइम आ रहा था वहाँ पर वो काफ़ी कम था। जो डिस्टेंस उसने कवर किया लैम्डा, वो बहुत ही कम था इन कंपैरिजन टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो क्योंकि वो डिस्टेंस ही बहुत कम है तो उसके लिए स्पीड को कांस्टेंट मान लिया गया है और उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी ले लिया गया है। यस ओके सर। और कुछ? कोई डाउट? ये सारे फॉर्मूले आपकी फॉर्मूला नोटबुक के अंदर होने चाहिए जिन पे भी मैंने ये कलर बनाया है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। नो सर। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कंडक्टर के अंदर हो सकती है? नहीं हो सकती। नो सर। नो सर। तो यहाँ तो है। इतनी लंबी रामायण हमने पढ़ी, पिछले आधे घंटे से मैं बोले ही जा रहा हूँ। पूरी कहानी तो यहीं से शुरू हुई थी कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसी ने पूछा क्यों नहीं कि फील्ड कहाँ से आ गई? भाई आप तो चीख चीख के बोले थे कि कंडक्टर में सर फील्ड नहीं हो क्यू नेट तो सकती 0 होता है ना अंदर। है। ये क्या था? सवाल सर था या जवाब था? सर इंड्यूस्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है, तो फिर उसको नेग्लेक्ट करना। निगलेक्ट कर देंगे? यस। जी नहीं। देखो भाई, ये कंडक्टर था, आप एक्सटर्नल फील्ड भी लगाते थे तो क्या हो जाता था? कैंसल आउट कर देते थे वो। ये फील्ड अंदर तो जाती थी लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे होते थे, ये यहाँ जाते थे और ये इसे कैंसल आउट कर देते थे, है कि नहीं? अब आपने क्या कर दिया है, दोनों एंड को कनेक्ट कर दिया है, तो क्या चार्ज यहाँ एक्यूमुलेट हो पाएगा? नहीं। चार्ज तो क्या करने लगेगा? फ्लो। और चार्ज अगर फ्लो करने लगेगा तो पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी। अगर पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ही नहीं।
जब आएगी ही नहीं तो कैंसिल कहां से करेगी। यानी याद रखना, कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो जीरो होती है वो होती है इंड्यूस चार्ज की पोलैरिटी की वजह से। जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल करती है। लेकिन अगर चार्ज एक्यूमुलेट ना हो पाए, चार्ज के पास फ्लो करने के लिए सर्किट हो, तो फिर वो कभी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता नहीं है, जिस वजह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अनडिमिनिश्ड अंदर एग्जिस्ट करती है। बात समझ आई? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड कभी भी बोला जाए तो हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक होना चाहिए उसके लिए। अगर इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज फ्लो करने लग गया तो वो एक जगह पे स्टैटिक नहीं है, वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना नहीं पाएगा, तो वो बाहर वाली फील्ड को कैंसिल आउट कर नहीं पाएगा। समझ हुई बात? क्लियर हुई? यस। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर मैं अभी वापस रीजॉइन हो पाया सर, एक बार समझा देंगे प्लीज? क्या ओम्स लॉ? नहीं सर, ओम्स लॉ नहीं सर, आपने बताया ना कि सर अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाता नहीं है, लेकिन हाँ। यहाँ पे तो दिया उसके बाद से सर। हाँ, तो कारण उसका यही है कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लिख भी देता हूं नोट, ठीक है। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो इंड्यूस्ड चार्जेस हैं, क्योंकि चार्ज एक्यूमुलेट हो पाता है, ई एक्सटर्नल, कैंसिल आउट कर देता है एक्सटर्नल को, ई एक्सटर्नल, ये है ई इंड्यूस्ड। तो हम कह देते हैं कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ई इंड्यूस्ड कैंसल्स आउट ई एक्सटर्नल। लेकिन इन करंट वाले केस में क्या हो जाता है, चार्ज फ्लोज, so no polarity is developed, so E induced ये क्या हो जाती है, जीरो। तो इस केस के अंदर क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्जेस गए, इकट्ठा होने की कोशिश की, पर उन्हें क्या है, रास्ता मिल गया। तो अगर रास्ता मिल गया तो हम ये कह देते हैं कि वो क्या कर जाते हैं, फ्लो कर जाते हैं, एक्यूमुलेट नहीं होते, और इस वजह से वो कैंसिल आउट नहीं कर सकते। ज्ञान की बात है, कोई कंसेप्ट बना के इधर उधर घुमा फिरा के एडवांस में विच ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट, इस टाइप से कुछ पूछ सकता है, इसलिए मैंने बस बता दिया। अगर नहीं भी जानते तो भी काम तो चल ही जाता है ना। कोई कष्ट किसी को नहीं है? नो सर। चल नो सर। बस, तो आज यहीं पे खत्म करते हैं। आगे इसी के ऊपर अब क्वेश्चंस करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे रेजिस्टेंस कैलकुलेशन के ऊपर, और फिर ढेर सारे क्वेश्चन होंगे करंट के ऊपर, ठीक है। यस सर। बाय एवरीवन, थैंक यू। Thank you.